इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो आप साफ साफ देख ही रहे हो, हम पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग की बात करेंगे। और ये 13th लेसन है ग्रामर का, जो मैंने स्टार्ट किया है 10th का। बुक का मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जैक्ट बुक का जो बुक में लिखा हुआ है, राजीव प्रकाशन बुक का, मतलब प्रकाशन का नाम है राजीव प्रकाशन, क्लास 10th की बुक है ग्रामर की। लेकिन ये कोई भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है बुक में। तो आप ये कोई भी क्लास का बच्चा पढ़ सकता है जिसको ग्रामर चाहिए और जिसको पंक्चुएशन की जरूरत पड़ती होगी, ठीक है ना, चाहे वो किसी क्लास का हो। चलिए अब देखते पहले पंक्चुएशन क्या होता है। प्रिय छात्रों, पिछले अध्यायों में आपने शुद्ध अंग्रेजी भाषा लिखने से संबंधित कुछ आवश्यक बातें, नियम आदि पढ़े हैं। शुद्ध भाषा लिखने के लिए उचित विराम चिन्हों आदि का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। ये विराम चिन्ह, जिसे हम मार्क्स या स्टॉप कहते हैं, यदि उचित स्थानों पर प्रयोग नहीं किए जाते हैं तो वाक्य का अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सिंपल, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो जहाँ फुल स्टॉप लगाना चाहिए वहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाते, वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो मीनिंग बदल सकता है ना। लिखते समय उचित विराम चिन्हों, जैसे मार्क, स्टॉप या पॉइंट के प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चुएशन शब्द लैटिन भाषा के पंचर शब्द से आया, इसका अर्थ है पॉइंट, है ना। तो ये पॉइंट यानी एक बिंदु से आया है। फिर देखो डेफिनेशन, पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप इन राइटिंग। क्या लिखा है? पंक्चुएशन मीन्स, पंक्चुएशन मतलब होता है कि राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स, चीज़ों को जो सही जगह पे पॉइंट लगाना या स्टॉप लगाना राइटिंग लिखते हुए, ठीक है। वो क्या क्या है, जैसे फुल स्टॉप या पीरियड, जैसे हम फुल स्टॉप या पीरियड कहते हैं वो, कॉमा, सेमी कॉलन, कोलन। देखो सेमी कॉलन क्या होता है, ये देखो ध्यान से, एक बिंदु रहेगा, एक नीचे कॉमा रहेगा, और कोलन में क्या होता है, दोनों बिंदु रहता है। लिखा है नोट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटरोगेशन, मतलब ऐसा बोलता है ना, इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन यानी भाव प्रकट करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। फिर से फुल स्टॉप लगाते हैं सेंटेंस के आखिरी में, हम नॉर्मली सिंपल सेंटेंस के आगे लगाते हैं। कॉमा लगाते हैं हम किसी चीज़ को अगर एक से ज़्यादा कहना हो तो। सेमी कोलन जब हम किसी एक बात को, ध्यान देना, किसी एक हेडिंग के अंदर कोई बात कह रहे हैं और उस बात में कोई और बात भी आप ऐड करना चाहते हो उस बात के अंदर। जैसे मान लो कि आप बात कर रहे हो इंडिया की, इंडिया में फिर आप बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश की, फिर उत्तर प्रदेश में आप बात कर रहे हो लखनऊ की। तो जब उत्तर प्रदेश में लखनऊ की बात कर रहे हो तो आप सेमी कोलन लगाओगे, और जब आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हो और जब आप यूपी के बारे में बात करोगे तब आप कोलन लगाओगे। अंतर देखो, हेडिंग इंडिया, हेडिंग बाद आप कोलन लगाओगे, उसके अंदर आप यूपी लिख सकते हो। लेकिन अगर उसी लाइन के आगे चले, अगर आप इंडिया लिखते हो फिर कोलन लगाते हो, फिर आप उत्तर प्रदेश लिखते हो, फिर आपको सेमी कोलन लगाना होगा, और उसके बाद आप लिखोगे लखनऊ, कानपुर, जो आपका मन करे वो लिखो। नोट ऑफ इंटरोगेशन यानी पूछताछ के लिए जो क्वेश्चन, जो नोट लगता है, जो मार्क लगता है, उसे हम क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब जब हम भाव प्रकट करते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त के अतिरिक्त डैश, जैसे उपयुक्त अलावा और भी होता है डैश, पैरेंथेसिस जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा जो नॉर्मली आप देखते हो नरेशन में यूज होता है, एपोस्ट्रॉफी जो है, एपोस्ट्रॉफी यूज़ होता ही है, आपको पता ही है, जो खासकर हम किसी चीज़ को शॉर्ट में लिखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण मार्क्स भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपको ये याद करना होगा कब कहाँ लगता है, फुल स्टॉप कहाँ लगता है। तो फुल स्टॉप का पूर्ण विराम लगाने के सामान्य नियम इस प्रकार है, मतलब पूर्ण विराम कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है फुल स्टॉप, वो है वाक्य डिक्लेरेटिव हो या इंपरेटिव की समाप्ति पर जहाँ अधिक रुकना पड़ता है वहाँ फुल स्टॉप लगाया जाता है। यानी कि चाहे वो इंपरेटिव सेंटेंस हो, मतलब कोई आदेश, सलाह, ऐसा कोई हो, कमांड देने वाला, चाहे वो सलाह वाला हो, चाहे रिक्वेस्ट वाला, जो भी कमांड देने वाला है। डिक्लेरेटिव मतलब होता है जो बताए, तो अर्थात जिसे हम बोलते हैं सिंपल टेंस या नेगेटिव टेंस। सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव बोल सकते हो। असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं अगर हम कोई बात कह रहे हैं और हमें काफ़ी देर तक रुकना है तब। सेकंड, द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, सॉरी ये तो एग्जाम्पल हो गया। आई सॉ अ ब्लाइंड मैन ऑन द रोड, देखो फुल स्टॉप कहाँ लगा है, आखिरी में। फिर द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड,
काऊ घास चर रही हैं फील्ड में, ये फुल स्टॉप लग गया। सिट हेयर, यहाँ बैठ जाओ। डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो। ये चारों एग्जाम्पल आप देख रहे हो, चारों में लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, जिसमें से नीचे के दो, तीसरा और चौथा इंपेरेटिव हैं और ऊपर के दो क्या हैं, डिक्लेरेटिव हैं। संक्षिप्त रूप वाले शब्दों के अंत में फुल स्टॉप लगता है, जैसे MA, MLA, PhD, ये फुल शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। फिर लिखा है AK शरण, ऐसे। नोट, मिस्टर या मिसेस लिखते समय फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन्हें फुल स्पेलिंग माना जाता है। तो अगर आपको मिसेस और मिस्टर लगाना है तो उसके बाद आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है। कॉमा, पंक्चुएशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कॉमा अर्थात अल्प विराम ही है। यदि अल्प विराम उचित स्थान पर न लगाया जाए तो वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। इसका उपयोग निम्नलिखित स्थानों पर करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के मैं आप बोल रहा हूँ, ठीक, ध्यान सुनना। राम, श्याम एंड प्यारे। अब बोलो राम, श्याम एंड प्यारे, तो आपको लगेगा राम श्याम हो सकता है किसी एक का नाम हो, अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो, ठीक है। इसे बहुत लोगों का नाम होता है राम मोहन, कई लोग का नाम होता है राम मोहन, दो नाम होता है। जैसे कई लोग का नाम होता है प्यारे मोहन। अब मान लो प्यारे मोहन नाम है, अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे, मान लो प्यारे और मोहन दोनों अलग अलग लोग हैं, जब आप कॉमा लगाओगे तब पता चलेगा ना कि वो अलग हैं कि एक हैं। तो कॉमा सोचो इतना इंपॉर्टेंट है। और उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे ए, जहाँ कम रुकना हो, अर्थात जहाँ शॉर्टर पॉज, जहाँ में कुछ समय के लिए ही रुकना हो। दूसरे शब्दों में एक ही वाक्यों में शब्दों की सीरीज को अलग करने के लिए कॉमा लगाया था। मतलब कि एक वाक्य में अगर आपको एक जैसी बात कहनी है लेकिन अलग अलग शब्द के साथ कहनी है तो आप कॉमा लगाते हो। जैसे ही रोट हिज एक्सपीरियंस नीटली, उसने जो अपनी एक्सरसाइज है, मैंने गलती बोल दिया, एक्सरसाइज लिखा है कि ही रोट हिज एक्सरसाइज, उसने अपना एक्सरसाइज लिखा है नीटली, साफ साफ, क्विकली, जल्दी से, एंड करेक्टली मतलब सही। तो देखो नीटली और क्विकली के पहले क्या लग गया है, बीच में क्या लग गया है, कॉमा। ये क्या कर रहा है, रिदम तो एक जैसा है, मतलब एक ही सेंटेंस में बात की जा रही है, लेकिन उसमें जो शब्द हैं जिसका अर्थ एक जैसा है, थोड़ा अलग है, लेकिन एक रिदम में है, तो हम कॉमा लगाते हैं। नोट, एंड के बाद वाले शब्द वाले वर्ड से पहले कॉमा प्रयोग नहीं होता, यानी याद रखना, एंड अगर यूज़ हो गया उसके बाद हम कॉमा यूज़ नहीं करते हैं। उपयुक्त उदाहरण में नीटली के बाद कॉमा का प्रयोग हुआ है, किंतु क्विकली या करेक्टली चूंकि एंड से जुड़े हैं अतः यहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है। जब कभी भी हम आखिरी एग्जाम्पल देते हैं, मान लो आप 5 एग्जाम्पल देख रहे हो, तो आप पहला एग्जाम्पल दोगे तो कॉमा लगाओगे, दूसरा एग्जाम्पल दोगे तो कॉमा लगाओगे, तीसरा एग्जाम्पल दोगे तब भी कॉमा लगाओगे। लेकिन जब चौथे के बाद जब 5वें एग्जाम्पल में जाओगे, 5वां एग्जाम्पल तो खत्म ही हो गया, मान लो चौथे एग्जाम्पल में जाओगे तो चौथे और 5वें के बीच में आप एंड लगाओगे, याद रखना। मतलब जो आखिरी एग्जाम्पल होता है उससे पहले हमें एंड लगाना होता है, कॉमा नहीं। बी, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के नाउन से पहले या बाद में, जैसे कार्तिक वॉक केयरफुली, स्टैंड अप फॉर। देखो जब किसी का आप नाम पुकारते हो तो आप कॉमा लगा के बोलते हो, ऐसे प्रिया, कॉमा लगाओगे, फिर बोलोगे कम हियर, ठीक है, प्रिया यू शुड गो देयर। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, यू शुड गो देयर में प्रिया के बाद कॉमा लगा रहे हैं। तो जब कॉमा लगाते हैं ये मतलब ये भी यहाँ पे होता है, यहाँ ध्यान देना, जब कभी भी ऐसे संबोधन वाला शब्द हो तो उसके बाद हमें कॉमा लगाना होता है। सी, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट फ्रेज के बाद, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिस हैविंग डन, जब हम कोई फ्रेज बनाते हैं और नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं तो भी हम फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे दिस हैविंग डन, ये होकर, शी रिटर्न टू हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड के पास पहुंची, विद अ स्माइल ऑन हर फेस, अपने चेहरे पर हंसी। तो कोई काम था वो करके वो अपने हस्बैंड के पास पहुंची, स्माइल अपने चेहरे पर लेकर। तो याद देखो दिस हैविंग डन ये एक फ्रेज है जो एक नॉमिनेटिव फ्रेज है, इसके लिए यहाँ पे बाद में कॉमा लगा है, ठीक है ना। और इसी तरह सी रिटर्न टू हर हस्बैंड, ये भी नॉमिनेटिव मतलब होता है सब्जेक्टिव फ्रेज है। डी, पार्टिसिपल फ्रेज के बाद, जैसे मान लो कि आप पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हो और पार्टिसिपल के साथ आप कोई 1-2 वर्ड और यूज़ कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। जैसे ड्राइंग द स्वॉर्ड की मतलब स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार को कलर करके या मान लो ड्राइंग करके, कॉमा ही किल्ड द लॉयन, उसने लॉयन को मारा। लेकिन यहाँ ड्राइंग मतलब गलती हो गया, मैं गलत सोच रहा था। यहाँ ड्राइंग मतलब कलर करना नहीं है, ड्राइंग मतलब होता है खींचना। क्या होता है ड्राइंग मतलब, यहाँ मतलब क्या है, खींचना। तो ड्राइंग द स्वॉर्ड को खींचकर, तलवार को खींचकर, ही किल्ड द लॉयन, उसने लॉयन को मार दिया। अब इसका और यूज है 5वां ई,
केस इन अपोजिशन और नाउन से पहले और बाद में, यानी पहले भी हमें करना है, बाद भी। जब किसी भी, ध्यान देना, हम एक व्यक्ति के दो क्वालिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे मान लो नरेंद्र मोदी कॉमा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो एक ही व्यक्ति है। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इस समय करंट टाइम पे 2020 में, वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनका नाम भी नरेंद्र मोदी है मतलब ये तो बात एक ही होगी। तो हम प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं, यानी कि दोनों नाम एक ही लोग के बताया जा रहा है। जब एक ही नाम, एक ही चीज़ दो, मतलब एक ही नाम, सॉरी एक ही व्यक्ति का दो नाम अगर हो जाए, या दो कोई ऐसा पोजीशन हो जाए जिसको हम नाम कह सकते हैं, तो हम कॉमा लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है सौरव गांगुली अवर कैप्टन इज़ अ गुड बैट्समैन। देखो सौरव गांगुली और अवर कैप्टन, उस समय जब हमारे कैप्टन थे वो सौरव गांगुली ही थे, तो सौरव गांगुली जो हमारे कैप्टन है वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, ये कहा जा रहा है, तो इसलिए हम कॉमा लगा रहे हैं। ठीक वैसे ही मान लो अगर मैं बोलूँ नरेंद्र मोदी कॉमा अवर प्राइम मिनिस्टर कॉमा इज़ अ गुड पॉलिटिशियन, आप ऐसे कह सकते हो। इज़ अ बैड पॉलिटिशियन, खराब पॉलिटिशियन है, आप ऐसे भी कह सकते हो, आपका जो मन करे। अब एफ, डायरेक्ट स्पीच में, जैसे डायरेक्ट स्पीच में आपको कॉमा तो लगाना है, रमेश सेठ के बाद फिर ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ठीक है, तो या तो पता ही आपको, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, ये आपको दिमाग में रखना है। जी, प्रिंसिपल क्लॉज से पूर्व प्रयोग किए गए एडवर्ब क्लॉज के बाद में, यानी कि एडवर्ब क्लॉज के बाद अगर प्रिंसिपल क्लॉज आ रहा है तो हम कॉमा लगाएंगे। जैसे व्हेन राम वेंट टू स्कूल, जब राम स्कूल गया, द टीचर वॉज टीचिंग, टीचर पढ़ा रही थी। इफ़ यू वर्क हार्ड यू स्टिल स्टैंड फर्स्ट, वो क्या पढ़ा रही थी? वो पढ़ा रही थी कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप सबसे पहले खड़े होगे, किस चीज़ में? सफल होने में। ठीक, तो यहाँ आप देखो व्हेन राम वेंट टू स्कूल, ये क्या है? ये है एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि यहाँ एडवर्ब की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो जो क्रिया हुई है कब हुई है, तो ये एडवर्ब क्वालिटी है, और इसीलिए उसके बाद क्या लग गया? कॉमा, फिर आ गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। एच, ऐसे एडजेक्टिव क्लॉज से पहले जो विशेषता प्रकट न करता हो, जैसे अब देखो एडजेक्टिव क्लॉज के पहले भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं अगर कोई विशेषता वो प्रकट नहीं करता। जैसे आई मेट राकेश, मैं राकेश से मिला, इसका हिंदी में बता रहा हूँ एच वाले का, मैं राकेश से मिला, कॉमा हु गेव मी योर बुक, जिसने मुझे तुम्हारी किताब दी। तो आप ऐसे चीज़ों के लिए भी लगा सकते हो। आई लास्ट, किसी वर्ब के ओमिशन को इंडिकेट करने के लिए, ओमिशन मतलब होता है, कैसे के बताऊँ आपको मैं, हाँ, ख़त्म करने के लिए। जैसे राधा रिसीव्ड अ बुक, राधा ने किताब रिसीव की, पा ली, कॉमा मतलब सेमी कॉलन। हेमा अ डॉल, और यहाँ बात होगी हेमा डॉल, और वो बुक का क्या नाम था? हेमा नाम था, अ डॉल। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो? आप ओमिशन, यानी ओमिशन मतलब होता है मना लगाना, आप मना कर दे रहे, एक तरीके से आप कह रहे हो भाई इसके आगे कोई है नहीं, इसके आगे ये बात नहीं कही जा रही, इसके बाद ये चीज़ नहीं है, तो आप ओमिशन लगाते हो कि इस चीज़ को मना कर देना, यहाँ यूज होता है। अब हम बात करें सेमी कॉलन, पहले हमने देखा फुल स्टॉप, फिर हमने देखा कॉमा, कॉमा कुछ ज़्यादा ही था। अगर आप इसको 2-3 बार रीड करोगे और एक एक एग्जाम्पल के साथ देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन कॉमा से अधिक पॉज वाले स्थान पर लगाया जाता है। यह कंपाउंड सेंटेंस के क्लॉजेस को जिसमें कॉमा का प्रयोग हुआ है हो सेपरेट करने के लिए होता है, यानी कंपाउंड सेंटेंस को अगर आपको सेपरेट करना है तो आपको सेमी कॉलन लगाना चाहिए। जैसे ही वॉज अ ब्रेव, वो ब्रेव था, लार्ज हार्टेड मैन, बहुत दिल वाला, बड़े दिल वाला वो था, अब सेमी कॉलन लगा, एंड सो ऑल ऑनर हिम, इसीलिए सब उसका सम्मान करते थे। अब देखो यहाँ कॉमा भी लग सकता था, लेकिन कॉमा से अच्छा यहाँ पे क्या लग रहा है? सेमी कॉलन, क्योंकि सेमी कॉलन क्या है, न तो वो फुल स्टॉप की तरफ जा रहा है और ना ही वो कॉमा की तरफ। फुल स्टॉप मतलब एकदम रुक गया, अब दूसरी बात कही जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कॉमा के साथ नहीं, सेमी कॉलन के साथ। और क्यों? क्योंकि कॉमा जो होता है वो तुरंत उसके बाद जो बात कही जा रही है उससे रिलेट हो जाता है, जबकि सेमी कॉलन क्या करता है? रिलेशन, जो एक सेंटेंस जो पहले वाला सेंटेंस है उसका और जो बाद वाला सेंटेंस है उसको उतना रिलेशन नहीं दिखाता है। बी, लूजली रिलेटेड क्लॉज की सीरीज को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, जो क्लॉज क्या है एक दूसरे से उतने ठीक से जुड़े हुए नहीं है। जैसे हर कोट वॉज प्योर, उसका जो कोट था वो प्योर था, बहुत साफ था। हर लाइफ स्क्रीन, और अपने लाइफ स्क्रीन, जो उसका लाइफ स्क्रीन जैसा भी था
उसका जो भी जीवन परिचय था, जो भी कुछ था, वो बहुत ही प्योर था, साफ साफ था। ठीक है। अब देखो, प्राय डैश का पहले प्रयोग होता है। अगर मान लो आपको डैश का प्रयोग भी करना है तो आप पहले ही करोगे, किसका, बी में। किसी कोटेशन को लिखने से पहले, अगर आप कोई कोटेशन लिख रहे हो, कोई कथन लिख रहे हो, तो हम सेमी कॉलन का प्रयोग करके डैश लगाते हैं। जैसे बैकॉन सेज, बैकॉन कहते हैं, कोई महान व्यक्ति वो कहते हैं, बैकॉन नाम उनका, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। पढ़ाई जो है, ये जो पढ़ना, ये एक व्यक्ति को सच पूरा इंसान बनाती है। यहाँ मैन मतलब इंसान से है, कि वो पूरा इंसान बनाती है, कॉमा। राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और लिखना, क्या अगर आप लिखते हो तो वो आप एग्जैक्ट मैन बन जाते हो। स्पीकिंग अ रेडी मैन, और जो बोल रहा होता है वो क्या होता है, वो पहचान होती है कि कोई जो व्यक्ति वो तैयार है। देखो, अगर कोई पढ़ता है यानी कि वो पूरी तरीके से संपूर्ण आदमी व्यक्ति है। और ऐसा क्यों कहा जाता है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इतना समझ लो। फिर लिखा है राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, अगर कोई लिखता है तो वो सच में वही, मतलब वह अच्छा इंसान होगा। और अगर वो बोलता है यानी कि वो तैयार है बोलने के लिए, इसका मतलब ये हुआ। बी, उदाहरणों या एनुमरेशन से पहले उदाहरण देना है या कोई बात आपको एक से दूसरे में जोड़नी है, तब आप सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कोलन का प्रयोग हुआ है, लेकिन नॉर्मली सेमी कॉलन का प्रयोग होता है। जैसे द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ वर्ब इन इंग्लिश आर, जो सबसे मेन पार्ट है इंग्लिश का वो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। यही तीन होता है ना वर्ब के तीन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म होता है, द पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म होता है, और द पास्ट पार्टिसिपल ये थर्ड फॉर्म होता है। तो ये दिमाग बैठा लो, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो थर्ड फॉर्म होता है, प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म होता है, और पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म होता है। ठीक, और उसी के दिखाने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। अब सी, ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट किंतु क्लोजली कनेक्टेड क्लॉज के बीच, मतलब ग्रामर के हिसाब से तो एकदम अलग हैं, लेकिन उन दोनों का जो मीनिंग एक दूसरे से जुड़ रहा है, तब भी हम कॉमा लगाएंगे। जैसे स्टडी टू एक्वायर अ हैबिट ऑफ थिंकिंग, अपने मतलब आप स्टडी करो किसकी, कि आप सोचने की जो आदत है वो आप एक्वायर करो, उसको आप पाओ और स्टडी करो, यानी कि विचार कर करके आप पढ़ो। कॉमा, नो स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और कोई स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप विचार करके अपनी स्टडी कवर अप करो। तो ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें इस सेंटेंस में आप देख रहे हो एग्जांपल में कॉमा कहाँ लगा है, नो से पहले और थिंकिंग के बाद। देखा जाए तो नो स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट या स्टडी टू एक्वायर अ हैबिट ऑफ थिंकिंग, ये एकदम सही सेंटेंस है। इसके बाद जो लिखा हुआ है वो भी सही है, यानी ओपन क्लोजली कनेक्टेड है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ कॉमा लगा है, यानी कि कॉमा का यूज़ हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन भी लग सकता था। नोट ऑफ इंटीग्रेशन, ध्यान दो यहाँ पे, ये जो लास्ट का है सेमी कॉलन और कोलन दोनों के यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से। नोट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न के अंत में होता है, किंतु जब प्रश्नवाचक वाक्य नाउन क्लॉज बन जाता है तो प्रश्नसूचक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप प्रयोग होता है। जैसे हु आर यू, आई डिड नॉट हियर, वॉट यू सेड, वॉट इज दिस, टेल मी वेयर यू फाउंड दिस, मुझे बताओ कि तुम ये कहाँ पाया। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि हु आर देयर, हु आर यू, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, आई डिड नॉट हियर, मैं नहीं सुना, ये अलग है। वॉट यू सेड, अब देखो ये लगेगा इसमें वॉट लिखा है, इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं है। वॉट डू यू से, ये सेंटेंस नहीं है। या वॉट डिड यू से, इसमें साफ साफ लिखा है वॉट यू सेड। इसमें जब जो वॉट है वो किसी नाउन के साथ आ गया या प्रोनाउन के साथ आ गया, तो यानी कि वो साधारण वाक्य से बनेगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ठीक है ना, जैसे देखो व्हाट इज दिस, इसमें क्वेश्चन मार्क लग गया। और टेल मी वेयर यू, देखो वेयर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और उसके तुरंत बाद क्या आ जा रहा है, सब्जेक्ट आ जा रहा है। इसका मतलब ये हम उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मतलब वही विस्मयादि चिन्ह, जब चिन्ह इंटरजेक्शन के बाद ऐसे फ्रेजेस या वाक्यों की बात होता है जो जिसमें सडन इमोशन या विश प्रकट की जाती है, यानी कोई भाव प्रकट होती है अचानक, तब हम इसका प्रयोग करते हैं कॉमा के साथ। ठीक है, या कॉमा नहीं है फिर भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे लॉन्ग लिव इंडियन रिपब्लिक, भारतीय जो रिपब्लिक है, अर्थात जो भारतीय गणतंत्र है, ठीक है, लोग हैं वो लंबा जिए, ये कहा जा रहा है। अलास द ओल्ड मैन इज़ डेड, अलास के तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, उसके बाद लिखा द ओल्ड वुमेन इज़ डेड,
बूढ़ी औरत मर गई। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगा है। इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किसी किसी की कही हुई बात को जो का त्यों डायरेक्ट स्पीच में दे रखने के लिए होता है। इन्वर्टेड कॉमा की बात कर रहा हूँ मैं। इन्वर्टेड कॉमा जैसे ये देखो बना है ना, डबल ऊपर जो बना है डॉट डॉट, और इधर टुमारो डब्लू के बाद बना है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा बात हो गया। ही सेड, उसने कहा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा शायद, यस मैं जाऊंगा, सिंपल। नोट, यदि किसी कोटेशन में एक और कोटेशन हो, मतलब एक कोटेशन में एक और कोटेशन, तो कोटेशन विद अ कोटेशन तो अंदर वाले कोटेशन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखता है। यानी ऊपर तो हम दो रखेंगे बाहर वाले, और अंदर वाले को सिंगल में रखेंगे, ठीक है ना। मान लो दो कोटेशन कही जा रही एक ही बात में, तब जो सबसे बाहर वाला कोटेशन होगा उसको हम डबल कॉमा लगाएंगे, और जो अंदर वाला कोटेशन होगा उसको हम एक कॉमा लगाएंगे ऊपर। अब एपोस्ट्रॉफी अर्थात संबंध सूचक चिन्ह निम्नलिखित दशाओं में प्रयोग होते हैं। जैसे ए, किसी लेटर के ओमिशन को शो करने के लिए, मतलब किसी लेटर को हटाने के लिए। जैसे डोंट क्या है, डू नॉट का छोटा फॉर्म है। उडंट क्या है, उड नॉट का छोटा फॉर्म है। आई हैव, आई क्या है, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है। कांट क्या है, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। शैंट क्या है, शैल नॉट का फॉर्म है। और एयर, एयर क्या है, एवर का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, ये दिमाग में आपको रखना होगा। और जहाँ जहाँ वह लेटर काटा जा रहा है वहाँ वहाँ कॉमा लग जाता है। बी, नाउन के संबंधवाचक कारक अर्थात पॉजिटिव केस में, जैसे राम्स बुक, किरण डॉल्स गर्ल्स कॉलेज। तो इसमें आप देख सकते हो जो राम बुक्स लिखा है, किरण डॉल लिखा है, गर्ल्स कॉलेज, इसमें जो नाम है वो मतलब कि वो किसके नाम है, इंसानों के नाम है। और क्योंकि इंसानों का नाम है इसलिए उस पर जो अगर आपको रिलेशन दिखाना होगा तो आपको ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस लिखना होगा। ठीक। सी, लेटर और फिगर का प्लूरल फॉर्म बहुवचन बनाने के लिए यानी कि एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है जब हम बहुवचन बनाते हैं किसी चीज़ को तब। जैसे ऐड टू फाइव, मतलब जोड़ो दो पाँच को, यहाँ पाँच कितने हैं, दो हैं, ये प्लूरल हो गया। एंड फोर टूज, और चार चार दो को जोड़ो, अर्थात चार प्रकार के दो को जोड़ो और दो प्रकार के पाँच को जोड़ो, तो कितने हुए, 20 हुए, है ना। तो ऐसे भी हम एस लगाते हैं एपोस्ट्रॉफी के साथ। कैपिटल लेटर, अब देखो शुद्ध अंग्रेजी भाषा लिखने के लिए कैपिटल लेटर के प्रयोग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समानतः कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। जैसे पहला, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है। जैसे रॉजर हैज़ गॉन टू कोलकाता, इसमें देख लो पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे आपने देखा होगा, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल एंड द फार्मर कॉल द लिटिल प्रिग। तो ये सब आप देख रहे हो, इसमें जो सबसे पहला लाइन है वो क्या है, कैपिटल है। पोयम में, सब में नहीं, सिर्फ क्या पोयम में। थर्ड, प्रॉपर नाउन और उनसे बने एडजेक्टिव लिखते समय, अगर आपको कोई प्रॉपर नाउन मिल जा रहा है और उससे कोई एडजेक्टिव बना है तो उसके बाद भी हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। जैसे देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, उत्तरांचल। तो हैव यू रेड हेलमेट, क्या तुमने पढ़ा है हेमलेट, हेमलेट बुक का नाम है, क्या तुमने हेमलेट पढ़ा है। इट इज़ अ शेक्सपियर्स प्ले, ये शेक्सपियर का प्ले है यानी नाटक है। क्या नाम, क्या उस नाटक का, हेमलेट। ठीक। तो ये क्या है, इसमें आप देख सकते हो इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगा है। ये एग्जैक्ट वही बात कही जा रही है जो किसी ने कही है, कुछ बदला नहीं है, सेम वही बात कही जा रही है तब। ठीक। चौथा, ईश्वर के सब नामों तथा ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले नाउन या प्रोनाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। यानी कि अगर किसी का नाम है तो कैपिटल लेटर में होगा, अगर खासकर ईश्वर का नाम है तो। ठीक। जैसे द लॉर्ड, भगवान, ही इज़ द गॉड, वही वही भगवान है, मतलब जो लॉर्ड इसमें पूजा करते हैं, शंकर, विष्णु, ये सब क्या है, यही भगवान है। सेकेंड, गॉड इंटरनल फादर अलमाइटी, गॉड क्या है, एक इंटरनल फादर है, एक आंतरिक पिता है जो सब सर्वशक्तिमान है। यहाँ ऑल माइटी मतलब है सर्वशक्तिमान। पांचवा, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, लिखते समय पहला अक्षर कैपिटल होता है। पर्सोनिफाइड मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसको हम अपने आप से पर्सन मान लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना, दीवार बोलती है, अरे वो घड़ी बहुत तेज़ चल रही है, तो घड़ी तेज़ नहीं चलती है, घड़ी क्या करती है, मूव करती है, तेज़ नहीं चलती है। तो जब हम उसको इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, किसी मशीन को या किसी चीज़ को, तो हम उस समय जब पहला लेटर लिखते हैं वो हम कैपिटल लिखते हैं। छठा, प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ कैपिटल लेटर में लिखते हैं।
अगर आई लिखा हुआ है अलग से और ओ लिखा हुआ है अलग से तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। 7th है वर्ष के महीने दिन तथा महान ग्रंथों के नाम, उसके लिए कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। अगर किसी मंथ या किसी वीक डे का नाम है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और किसी महान ग्रंथ का पहला लेटर भी कैपिटल होता है, जैसे संडे, मंडे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बाइबल, कुरान, महाभारत, रामायण, वेदास, ईटीसी और भी कई सारे होते हैं जिनका पहला लेटर क्या होता है कैपिटल मानकर हम मानते हैं। 8वां डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई बात रख रहे हो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे गीता सेड टू राधा, गीता ने राधा कहा आर यू गोइंग कुकिंग फूड, आर यू कुकिंग फूड, क्या तुम खाना पका रही हो। इसमें देखो आर में ए कैपिटल है, अगर इन्वर्टेड कॉमा खोल दिया तो इसमें ए को हमें छोटा करना पड़ेगा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा लगा है इसलिए हम इसको ए को बड़ा रखेंगे। 9 भाषाओं, विश्वों, राजनीतिक दलों, समाचार पत्रों, संस्था, जातियों, धर्मानुयायियों को इंडिकेट करने वाले मुख्य शब्दों के प्रथम अक्षर, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का नाम है, भारतीय जनता पार्टी पार्टी का नाम है, इंग्लिश मान लो भाषा का नाम है, फ्रेंच ये भी भाषा का नाम है, लैटिन भाषा का नाम है, द हिंदुस्तान टाइम्स ये अखबार का नाम है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब किताब का नाम है। ठीक, तो इससे पता चलता है इसका जो पहला लेटर है वो क्या है कैपिटल है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। 10th किसी प्रोज, पोएट्री और एसे का हेडिंग लिखते समय प्रमुख शब्दों के प्रथम अक्षर, जैसे अ गोल्डन बाउल, एंडी रोने ऑफ रेगमेंट ऑफ हेल्थ, इसमें ऐसे आप लिखोगे, ठीक है, कॉमा लगा लगा के पहला लेटर कैपिटल लिख के। अब एक्सरसाइज नंबर 1 क्या लिखा है, इंसर्ट कॉमा वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको जहाँ जरूरत पड़े वहाँ आप लगाइए। लखनऊ द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, क्या हो जाएगा, लखनऊ के बाद कॉमा रहेगा, क्यों, तो देखो द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये और लखनऊ दोनों आज के ज़माने में एकदम सही है। लखनऊ को ही कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है, तो यानी कि इसको इस तरीके से कहा जा सकता है, लखनऊ कॉमा द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 ये सब जरूर करिएगा, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4 ये सब आपको करना है, एक्सरसाइज नंबर 5 भी करना है, 6 भी करना है, 7 भी करना है, सेम सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा अंतर आपको मिल जाएगा लेकिन अधिकतर सेम है। और उसमें बस बोला किसी में बोलेगा कि आपको कैपिटल लेटर लिखना है, किसी में आपको बोलेगा सिर्फ आपको कैपिटल लेटर ढूंढना है, ऐसे करना होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी में देख लीजिए, अब यहाँ 9th देखिए, 9th लेटर हाउ क्या है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज द कैपिटल लेटर्स वेर एवर नेसेसरी, जहाँ जरूरत है वहाँ पहला लेटर कैपिटल लिख दीजिए। जैसे द टीचर में टी कैपिटल होगा, मोहन में एम कैपिटल होगा, किसी का नाम होगा उसमें जो छोटा होगा उसको बड़ा कर देंगे, ठीक, मद्रास बड़ा होगा। स्पेलिंग, अंग्रेजी भाषा A to Z तक के अल्फ़ाबेट अर्थात अक्षरों को भिन्न भिन्न प्रयोग का द्वारा बुना गया ताना बाना है। इस भाषा में स्पेलिंग का विशेष महत्व है। स्पेलिंग फॉर्मेशन से कोई विशेष नियम सिद्धांत भी नहीं है कि जो कि प्रत्येक दशा में सदैव लागू रहते हैं। यहाँ यह कहना निरर्थक नहीं होगा कि विद्यार्थी गण स्पेलिंग फॉर्मेशन की ओर से अधिक ध्यान नहीं देते हैं। अंग्रेजी सरसरी तौर पर और बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उद्देश्य मात्र के लिए पढ़ते हैं, जिनका नतीजा होता है वीक और एंड पुअर वोकेबलरी, जिससे उनको वो कमजोरी आते हैं इंग्लिश में, और उनकी वोकेबलरी यानी शब्दकोश भी कमजोरी आती है। यहाँ पुअर मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पुअर मतलब क्या है, कमजोर। नीचे दिए गए नियमों में स्पेलिंग फॉर्मेशन के माध्यम से विद्यार्थियों की वोकेबलरी समृद्ध करने का प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान देना कि जो इससे पहले हमने जो पकड़ा है जिस लोगों को, ये मतलब कह सकते हैं पकड़ा, मेरा कहना मतलब जितने लोगों को मैंने पढ़ाया है समझाया है उतने में से कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। रूल्स ऑफ स्पेलिंग, अलग अलग स्पेलिंग के रूल्स क्या हैं, जैसे अंग्रेजी में के वर्णमाला में अल्फ़ाबेट A, E, I, O, U और स्वर अर्थात वाउल्स कहलाते हैं, या और जिनसे पहले सिंगुलर नाउन इंडिकेट करने के लिए आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। जैसे एन एप्पल, इसमें एक एप्पल की बात हो रही है, एन एलिफेंट, इसमें एक एलिफेंट की बात हो रही है, एन इंक पॉट, एक सियाही की बात हो रही है, एन आउल मतलब एक उल्लू की बात हो रही है, एन अम्ब्रेला एक मेला की, एक छाते की बात हो रही है। नोट, जब ये वाउल स्वर के बजाय कॉन्सोनेंट यानी जिसे हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं कि इस तरह प्रयोग होते हैं
आर्टिकल ए सिंगुलर नंबर नाउन से पहले का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं, इसका साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है, तब हम ए का यूज़ करेंगे उस नाउन से पहले, और अगर मान लीजिए एक ऐसा साउंड नहीं आ रहा है तो हम एन का प्रयोग करेंगे ए ई आई ओ यू के लिए। ठीक है, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ ए का यूज़ हुआ है। सेकेंड, ए ई आई ओ यू के अतिरिक्त अन्य वर्ड कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। थर्ड, क्यों के तुरंत बाद यूं आता है, तो आपको पता ही है, और क्यों का उच्चारण होता है जैसे क्वेरल, क्वाइट, क्वीन, क्विक, क्वेश्चन, क्वालिटी। ये आपको दिमाग बैठाना है कि क्यों के बाद अपने आप तुरंत यू आ जाता है। चौथा, यदि किसी शब्द के साथ फुल जोड़ा जाए तो वो डबल एल की जगह एक एल का प्रयोग होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर मान लो डबल एल यूज़ कर रहे हो तो एक एल हट जाएगा, जैसे फियरफुल, इसको जोड़ देंगे तो फियरफुल हो जाएगा, इसमें से एक एल हट जाएगा। हेल्पफुल में भी कुछ ऐसा ही होगा, चीयरफुल में भी कुछ ऐसा ही होगा, और हार्मफुल में कुछ ऐसा ही होगा कि लास्ट का एक एल गायब हो जाएगा। पांचवा, जिन शब्दों के अंत में डबल एल समांतर लगता हो और उनमें कुछ जोड़ा जाए तो केवल सिंगल एल रह जाता है। विद्यार्थियों समानता यह गलती बहुत करते हैं, सही बात है, बहुत लोग करते हैं। स्किलफुल में स्किल का एक एल हट जाएगा, ऑलरेडी में एक एल ऑल का हट जाएगा, और वेलकम में एक एल वेलकम का कट जाएगा। छठा, यदि वेल या विल किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए तो डबल एल का प्रयोग होता है। अगर अपने आप जोड़ दिया जाए वेल या विल का तो डबल एल का प्रयोग होता है, जैसे गुड विल, फेयरवेल, इसमें डबल एल का प्रयोग होता है। सातवां, यदि किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले एक वाउल हो तो उस शब्द के बाद कुछ जोड़ना हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। जैसे कोई कॉन्सोनेंट से ख़त्म होने वाला कोई वर्ड है और जिसके आखिरी में अगर हमें कोई जोड़ना है तो हम उसको डबल कर देंगे। जैसे रन से रनिंग में एन दो बार आता है, स्विंग से स्विमिंग में एम दो बार आता है, ट्रैवल से ट्रैवल्ड में ट्रैवल दो बार, एल डबल बार आता है, दो बार। बिगिन से बिगिनिंग में एन दो बार आता है। एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे बर्न का बर्निंग में यहाँ सिर्फ एक ही एन आया है, आयरन का आयरनिंग में भी एक ही एन आया है, पार्डन का पार्डनिंग में भी एक ही एन आया है, बेनिफिट और बेनिफिटेड में भी टी डबल नहीं हुआ, टी एक ही है, और ओपन का ओपनिंग। आठवां, यदि किसी शब्द के अंत में ई है तो उसमें आईएनजी या डोम जोड़ना है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे फ्रीडम, सीइंग, इसमें देखो कोई परिवर्तन नहीं है, बस जोड़ दिया जा रहा है। नौवां, ये सभी नियम आपको याद करना है, समझना है। प्रायः कुछ वर्ब में आईएनजी जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे स्लीपिंग, कीपिंग, इसमें देख रहे हो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस आईएनजी जोड़ दे रहे हैं। 10वां, यदि वर्ब के अंत में आई ई, ध्यान दो, आई ई हो तो आईएनजी बढ़ाने पर आई के स्थान पर वाई हो जाता है, जैसे लाई से लाइंग हो जाता है, डाई से डाइंग हो जाता है। तो ये आपको याद करना होगा। अगर लास्ट में आई ई है और आपको आईएनजी जोड़ना है तो जो आई ई है उसको हटाकर आपको वाई करना होगा। 11, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर डब्ल्यू आर वाई को छोड़कर के पहले स्वर हो तो इंग यानी आईएनजी लगाने से पहले वो अक्षर भी दो बार लिखा जाएगा। जैसे वर्शिप के अंतिम अक्षर होते हैं पी से पहले, चूंकि आई वाउल है इसलिए आईएनजी जोड़ने पर पी को दो बार लिखेंगे, जैसे वर्शिपिंग। ठीक है, अगर आपको वर्शिप में आईएनजी जोड़ना है तो आपको अपने आप आई जोड़ने से पहले डबल पी यानी दो पी लेना पड़ेगा। 12वां, जब वर्ब के अंत में डब्ल्यू आर या वाई हो, मतलब कोई ये तीन लोग हैं मान लो डब्ल्यू आर वाई, और उनसे पहले वाउल हो तो आईएनजी, मतलब उन कोई भी वर्ड है उसके बीच में अगर आईएनजी कहीं पे है और लास्ट में वाउल है तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। जैसे ऑर्डर से ऑर्डरिंग हो जा रहा है, ड्रॉ से ड्राइंग हो जा रहा है, कॉपी से कॉपिंग हो जा रहा है। 13वां, यदि नाउन के अंत में वाई है, वाई से पहले स्वर हो तो, ध्यान दो, अगर नाउन के अंत में, अगर नाउन है उसके अंत में अगर वर्ब मतलब पहले स्वर के हो तो अब प्लूरल बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मतलब मान लो कोई सिंगुलर है, जैसे बॉय ले लो तो बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज़। टॉय का प्लूरल क्या होता है, टॉयज़। डे का प्लूरल होता है, डेज। मंकी का प्लूरल यानी बहुवचन क्या होता है, मंकीज़। ठीक, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। 14वां, यदि किसी नाउन के अंत वाला अक्षर वाई हो
और उसके पूर्व व्यंजन हो तो प्लूरल बनाते समय वाई के स्थान पर आई एस जोड़ता है। जैसे बेबी, बेबी में वाई हो क्या है, वाई क्या है, वाई एक अक्षर है जिसको हमें हटाना है, और जो इसमें पहले बी लिखा है उससे हमें बनाना है, यानी वाई हटाकर हमें आई ई एस जोड़ना है। जैसे बेबी का बेबीज हो जा रहा है, सिटी का सिटीज़ हो जा रहा है, लेडी का लेडीज़ हो जा रहा है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। 15वां, जिन शब्दों के अंत में वाई हो और उसके अंत में फुल जोड़ना हो तो वाई के स्थान पर आई आता है। जैसे ब्यूटीफुल, मतलब आपको ब्यूटीफुल जोड़ना है तो ब्यूटीफुल में वाई हट के आई आ जाएगा, ड्यूटीफुल में वाई हट के आई आ जाएगा। 16वां, जिन संज्ञाओं के अंत में एफ या एफ ई हो तो प्लूरल बनाते समय ई एस जोड़ा जाता है। जैसे काफ, काफ में लास्ट में एफ है, उसका क्या हो जाएगा, काल्फ में। नाइफ में एफ ई होता है इसलिए उसको बदलते हैं वी ई एफ में। वाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है इसलिए उसको वी ई एफ एस में बदलते हैं। किंतु चीफ से चीफ, गल्फ से गल्फ, सेफ से सेफेस्ट, इस नियम के अपवाद है, इसमें थोड़ा अपवाद है, बाकी सब सही है। ठीक है ना। 17वां रूल, जिन नाउन्स के अंत में एफ और एफ से पहले डबल ओ हो तो प्लूरल बनाते समय केवल एस बढ़ा देते हैं। जैसे प्रूफ, प्रूफ में बस एस जोड़ देंगे। हुफ में भी हम बस क्या जोड़ देंगे, एस, यानी एफ हो और उसके साथ साथ डबल गोले हों। और कहा जाएगा जाइए आप उस कुत्ते का घर बनाइए तो आप ऐसे बनाइएगा ताकि आपको आसानी हो। 18वां, यदि नाउन के अंत में माइनस हो, जैसे हम ओ बोल रहे हैं, उससे पहले व्यंजन है तो बहुवचन बनाते समय मात्र ईएस बढ़ा देते हैं, मतलब अपने से ईएस हम बढ़ा देंगे। जैसे मैंगो से मैंगोज हो गया, हीरो से हीरोज हो गया, अपने सामने जोड़ लिया। 19, यदि किसी शब्द में आई और ई मिलकर डबल ई की आवाज़ दे तो पहले आई आएगा तथा ई बाद में। जैसे एल्ड, येल्ड में आई पहले आया है, ई बाद में आया है। बिलीव में कुछ ऐसा ही है और रिलीव में भी कुछ ऐसा ही, किंतु साइज इसका अपवाद है, साइज में अलग होता है, बाकी सब सेम है। यदि उपयुक्त नियम के अंतर्गत नियम 18 ई की आवाज़ से पूर्व सी हो तो ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। ये मतलब क्या है कि जो नई तरीका है उसमें सी और ई हो तो आई बाद में आएगा और सी पहले आएगा, बोल सकते हैं। जैसे रिसीव में सी पहले आया है, आई बाद में है। डिसीव में सी पहले आया है, आई बाद में है। परसीव में भी आई पहले आया है और मतलब सी पहले आया और आई बाद में आया है। यही बताया जा रहा है 20वें पॉइंट में। यदि क्या लिखा है 21 में, यदि किसी शब्द के अंत में 88 लिखा है तो इसका संज्ञा बनाते समय ई या आई ओ एन बदल देते हैं। जैसे कैलकुलेट या कैलकुलेशन, इसमें देखो लास्ट में टी ई है और टी ई क्या बन गया, कैलकुलेशन। एजुकेट से एजुकेशन बन गया, डिक्टेट से डिक्टेशन बन गया, रिलेट से रिलेशन बन गया, मैनिपुलेट से मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो ये आपसे पता चल जा रहा है कि लास्ट में ई लिखा है उसको कैसे बदल दिया जा रहा है आई ओ एन में। ठीक है ना। तो ये आपको सीखना होगा, आपको याद करना होगा। लिखा है बोर्ड की परीक्षा में स्पेलिंग का प्रश्न नए पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित रूप से आएगा। ऐसा आएगा, आपको अपने से स्पेलिंग भरना होगा, ये आपको अपने से करना होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं इसमें से कोई भी, क्योंकि ये आपको करना है। हाँ, अगर फिर भी नहीं आया तो फिर मैं आपको बता दूंगा। एक्सरसाइज नंबर 4, 5, 6, जहाँ आप तक बोलोगे 7, 8, 9, ये पूरा 10 तक एक्सरसाइज आपको बता दूंगा, यहाँ तक खत्म। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। आपको सबको भरना है, सबको याद करना है। अगर आप सब भर के लगभग अधिकतर वर्ड मीनिंग याद कर लोगे या वर्ड ही याद कर लोगे तो आपको कम से कम 1 नंबर 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा 70 में से। ठीक, ज़रूर प्रयास करिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो अपने दोस्तों के वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए कि ऐसे ऐसे पढ़ाया जा रहा है। अगर उनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। और आप ये पूरा वीडियो देखिए, मतलब नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, कोशिश करिए समझने की। और कहीं डाउट परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।